हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो जिस चीज़ का हम लोगों को इंतज़ार था, यानी कि 1767 अमीन से रिलेटेड जो हम लोगों के पक्ष में जो फैसला आया था उसकी जो कॉपी आनी थी, थोड़ा लेट आया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत देर से ही आती हैं। तो हमने जो इंतज़ार किया था वो चीज़ आ चुका है, वो कॉपी आ चुकी है हाई कोर्ट पटना का। ठीक है, जो भी एलपीए था हमारा 39 और 13 को जो सुना गया था, और उसके ऊपर जो उन्होंने हमारे पक्ष में जो फैसला सुनाया था, जो कि सिंगल बेंच ने वैकेंसी को रद्द किया था, इस फैसले को जो इसमें इस फैसले के थ्रू, इस एलपीए के फैसले के थ्रू उसको रद्द कर दिया गया। तो इसी के संबंधित आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये जो कॉपी है, ये कॉपी बहुत ही ज़्यादा पेजेस की है, लगभग 53 पेजेस की है, और मैंने ये पूरा पढ़ चुका हूँ मैं इस चीज़ को। और उसमें मेन सार बस यही है, दो तीन चीज़ों के ऊपर पूरा डिस्कशन इसमें लिखा हुआ है कि रिस्पोंडेंट ने क्या कहा, अपेलेंट ने क्या कहा, है ना, कोर्ट क्या कह रहा है इसके ऊपर, कोर्ट ने किस किस चीज़ का संज्ञान लिया है, कोर्ट ने किस चीज़ को नकार दिया है ना। यानी कि मुश्किल से कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी की चर्चा मेरे चैनल पर पहले के वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि किस वजह से बीसीईसी बोर्ड को समन भेजा गया था, या किस वजह से एलआरसी से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग पहले भी इस चीज़ के बारे में एनालिसिस कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं तो उसके बाद अगर आप ये जजमेंट का कॉपी पढ़ते तो आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी तो हम उन सब चीज़ों को फिर से हम चर्चा नहीं करने वाले, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइन बाय लाइन अगर इसका मैं वो करूँगा, विश्लेषण करूँगा, तो ये वीडियो लगभग आधा घंटा का हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा ये कॉपी है। तो मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, इसका मैं सार आप लोगों को बताऊँगा। फिर लास्ट में हम लोग चलेंगे कि लास्ट में कोर्ट ने क्या कमेंट किया है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ताकि हमें पूरा एक टोटल जिस्ट मिल जाए, और उसके बाद इस पूरे वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात यह है कि जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी राम बाबू आज़ाद के साथ वाले जितने भी लोग हैं वो इसी चीज़ पर सवाल उठा रहे थे कि जब 2013 अमीन कैडर का जो रूल है वो पब्लिश ही नहीं हुआ है, तो 2016 और 2017 का अमेंडमेंट्स जो है वो कैसे वैलिड होंगे। यानी कि जो पेरेंट एक्ट है वही पब्लिश्ड नहीं हुआ है, ठीक है, गैजेट में पब्लिश्ड नहीं हुआ है, तो इसकी जब तक वैलिडिटी नहीं होगी तब तक 2016 और 2017 के अमेंडमेंट्स की वैलिडिटी क्यों होगी। यही मेन पॉइंट था इन लोगों का। ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर काफ़ी गहन चर्चा हुई है इसमें, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कोर्ट ने इस चीज़ को देखा है, समझा है, परखा है। ठीक है, तो इसमें जो जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि जनरल क्लॉज एक्ट जो था 1917 का, उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा का, उस चीज़ की चर्चा हुई है, जिसमें कि नोटिफिकेशन वर्ड को समझाया गया है कि नोटिफिकेशन कब कहलाता है, जब वो किसी गजट में पब्लिश होता है। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर फाइनली जो हम लोगों का जो कोर्ट जो है वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देता है। ठीक है, आइए मैं इस चीज़ को आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जितने भी बोल्ड लेटर्स में, ये सारे उन्हीं सब केसेस की चर्चा है, जिसका मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप लोगों को जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी कॉपी है, इतना बड़ा इस सभी का विश्लेषण बनाना पूरा उतना संभव नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस चीज़ को शॉर्ट में रख करके सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं। तो देखिए, जैसा कि क्या लिखा हुआ है 47 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं कि द डिवीजन बेंच इन सिविल रिव्यू नंबर 98 ऑफ 2006, ये कोई एक केस था, एलपी नंबर दिस, ठीक है, ओके, वाज कैटेगोरिकली इन इट्स फाइंडिंग दैट सुप्रीम कोर्ट हैड मेड इट्स क्लियर इन दिस केस। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है हम लोग वो समझ लेते हैं, दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ नोटिफाइड रूल्स, even at the stage of rules being at the draft stage, it could be acted upon for issuing advertisements for carrying out the selection process and no fault could be found only on that issue। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, है ना, अलग अलग केसेस के ऊपर, अलग अलग स्टेट में इस चीज़ के ऊपर चर्चा हो रखी है कि क्या जो रूल नहीं नोटिफाई किया गया है, क्या उसके ऊपर भी क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट को इशू किया जा सकता है, क्या वो इलीगल होगा। तो इसमें फैसला है कि नहीं, ये इलीगल नहीं होगा। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करना है, वो डिसाइड करेगी कि मुझे जो लड़के चाहिए वो किस तरीके के चाहिए, है ना। उसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो नोटिफाई होना ही चाहिए। तो यहाँ से जो कोर्ट है वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि पेरेंट रूल 2013 का होना, नोटिफाइड होना कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? अब देखिए, इस चीज़ को वो हमारे फेवर में क्यों गया।
क्योंकि अब देखिए, जो भी राम बाबू आज़ाद वाले पक्ष के लोग थे वो क्या कह रहे थे कि 2016 और 2017 को तो नोटिफाई कर दिया गया, 2013 को नहीं किया गया, जो कि 2019 में किया गया है ना। और 2019 में, और ये 2013 का रूल जो 2019 में किया, उसका अगर आप देखिएगा सबसे लास्ट में जो पॉइंट लिखा हुआ है कि इसके पूर्व जितने भी रूल है वो सभी निरस्त किए जाते हैं, अब से यही होगा। इसी पॉइंट को वो लोग लेकर के बैठ गए थे। तब वहाँ पर कोर्ट ने ये समझाया, ये बताया कि जो ये 2019 में जो पब्लिश हुआ है 2013 का रूल, ये कोई सरकार द्वारा ये नहीं है कि नया रूल उन्होंने पब्लिश किया है, ये कोर्ट के द्वारा, पहले बेंच के द्वारा, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक 2013 का रूल आपके गैजेट में नोटिफाइड नहीं होता है, 2016 2017 अनइम्प्लीमेंटेबल है, 2013 भी अनइम्प्लीमेंटेबल है, ठीक है ना। यानी कि अमेंडमेंट्स प्लस में पेरेंट रूल दोनों अनइम्प्लीमेंटेबल है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने कोर्ट के निर्देश पर ही 2019 में आपके क्या कहते हैं 2013 के रूल को नोटिफाई किया। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की बात माना कि ठीक है, आपके अमेंडमेंट्स ताकि वैलिड हो जाए, आपका पेरेंट रूल वैलिड हो जाए, तो ताकि आप इसको उसमें गैजेट में पब्लिश कर दो। और इस पूरे जजमेंट में यह भी लिखा गया है कि जब 2016 और 2017 के अमेंडमेंट्स जो गैजेट में पब्लिश हुए हैं, तो उसमें 2013 का भी हवाला है, तो ऑटोमेटिकली 2013 भी उस चीज़ में 2013 का कैडर रूल भी घुस जाता है ना, ठीक है। और लास्ट में जाकर के 2019 में जो एक कमी रह गई थी कि गैजेट में पब्लिश नहीं हुआ, अब वो कारण चाहे जो भी हो कि डिपार्टमेंट में जितनी भी देरी हुई, जो भी कारण था, ठीक है, उस कमी को बस पूरा कर दिया गया 2019 में। तो जो हमारे राम बाबू, हम लोगों के मतलब कि विपक्ष के जो थे राम बाबू आज़ाद, उनके तरफ से जो कहा गया कि 2019 में जब 2013 का रूल नोटिफाई हुआ तो तभी से वो चीज़ लागू होना चाहिए, 2016 और 2017 का रूल वो चीज़ लागू नहीं होना चाहिए। तो इस बात को कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं माना है, ठीक है। इसी चीज़ पर उन्होंने एक ये भी क्वेश्चन उठाया था, जैसा कि मैं पहले की वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि BCECEB है ना, BC क्या ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा एग्जामिनेशन लेने के लिए? क्यों? क्योंकि BSSC था 2013 के रूल में, कौन था? BSSC, ये एग्जाम ले सकता था। ये सारी बात वहीं से जुड़ी हुई है कि 2013 का रूल 2019 में पब्लिश हुआ है, तो जितनी भी प्रक्रिया है वो सारे 2013 के रूल के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा विपक्ष का कहना था। लेकिन कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 2013 का रूल 2019 में आना, बस वो पहले की कमी को पूरा करना है, बाकी के अमेंडमेंट्स पहले 2016 और 2017 के वैलिड है, आ चुके हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखिए अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो फैसला जो रद्द हुआ था उसको रिलेटेड कोर्ट ने क्या बोला है कि वी फर्दर फाइंड दैट द नोटिफिकेशन ऑफ अनअमेंडेड 2013 रूल्स इन द ऑफिशियल गैजेट इन द ईयर 2019 was only to do away with the anomaly pointed out by the later division bench which had found that even in the absence of the specific procedures modality regarding the mode of notification in the rules, it was incumbent upon the government to publish it in the official gazette as it was only official channel suggesting its disseminations and knowledge to the public at large, that this effort was made for publishing the notification, and that also because the amendment rule 2016 and 17 were duly published in the official gazette। जो चीज़ मैं अभी आपको समझा रहा था वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और यही मेन, अगर आप ये मानिएगा कि अगर हम लोगों के पक्ष में आने का फैसला, हम लोगों के पक्ष में आने का मेन कारण क्या है, तो मेन कारण मेरे अकॉर्डिंग यही कारण है कि कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि जो 2019 में पब्लिश हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कोर्ट के द्वारा, डिवीज़न बेंच के द्वारा दिए गए ऑर्डर को फॉलो किया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कोर्ट का, जैसे कि जो पहले के डिवीज़न बेंच ने जो कहा था कि आप 2013 के रूल को जब तक आप पब्लिश नहीं करते हो तब तक आप ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, अगर ये कोर्ट नहीं कहता तब हो सकता है कि यहाँ पर फैसला कुछ और भी हो सकता था, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं इस चीज़ को
देखिए, द लर्न सिंगल जज वाइल इवेल्यूटिंग द करेक्टनेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन टर्म्स ऑफ अनअमेंडेड 2013 रूल्स फाउंड इट टू बी डिफेक्टिव एंड सेट असाइड द एंटायर प्रोसेस। जो कि देखिए हुआ क्या कि जो सिंगल जो जज थे, वो जो जहाँ से हम लोगों का केस जो वो हम लोगों की वैकेंसी जो रद्द हुई थी, उनको इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं गया जज को कि ऑलरेडी जो है क्वालिफिकेशन जो है वो लोअर कर दिया जा चुका है अमेंडमेंट्स के थ्रू, यानी कि 2016 और 2017 के अमेंडमेंट्स के थ्रू सिलेबस को अलग कर दिया गया है। प्लस इसमें जो है जो भी एक्सपीरियंस वाले है बच्चे, जो अमीन के एक्सपीरियंस जिनके पास है, उनको भी इसमें सुविधा दी गई। इस चीज़ को नहीं बताया गया, उसको उन जज को सिर्फ यही बताया गया कि 2013 का रूल जो 2019 में आया है, और ये जो वैकेंसी है वो 2013 का जो रूल था वो 2019 के शुरुआत में आया, फरवरी में पब्लिश हुआ उसमें गैजेट में, और जो रूल जो एडवर्टाइजमेंट था वो फरवरी 2019 के लास्ट में आया। तो जज के अकॉर्डिंग ये हुआ कि नहीं, 2000 जो एडवर्टाइजमेंट आया वो 2013 के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि नहीं था, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया। इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए कोर्ट ने भी कहा कि उनको इस चीज़ की खबर नहीं थी। ठीक है, ओके। फिर देखिए, ये आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हर एक बारी में ऑर्डर में कहीं ना कहीं आपको ये वाला पॉइंट जरूर मिलता है कि इन एनी व्यू ऑफ द मैटर नेमली लीगल और कॉन्टेक्चुअल इन द सेंस दैट मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ द अमीन इन द स्टेट ऑफ बिहार आर वेकेंट, वी फाइंड द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द लर्न सिंगल जज टू बी हाईली अनसस्टेनेबल। मतलब कि बिहार में जितने अमीन की कमी है, इस चीज़ को कोर्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं, हमारे बिहार राज्य में अभी फ़िलहाल में अमीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हो सकता है ये इसीलिए है क्योंकि सरकार ने इस चीज़ को ऊपर बहुत प्रेस करके दबाव करके बताया होगा कि हमें अभी अमीन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट काम है, बहुत सारे वाद विवाद है, बहुत सारे चीज़ें क्या बोलते हैं, कोर्ट केसेस हैं जिनको कि ख़त्म करना है ना। तो इन सब चीज़ को रिलेटेड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ज़मीन का आधार कार्ड टाइप का भी कुछ बनने वाला है, तो बहुत सारे आगे के फ्यूचर्स में बहुत सारे स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अमीन का होना बहुत ज़रूरी है, परमानेंट अमीन का होना बहुत ज़रूरी है, और जो थोड़े साउंड वाले हो, अच्छे वाले अमीन हो, है ना। तो इस चीज़ को कोर्ट हमेशा एक्नॉलेज कर रहा है। मैंने कितने जजमेंट्स पढ़े हैं जिसमें कि ये इस टाइप के लाइन या इसी तरीके के लाइन हमें मिल ही जाती है। ठीक है, लास्टली जो चीज़ आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है आपका सबसे लास्ट पेज। जिसको कुछ भी समझ नहीं आता है वो सिर्फ और सीधा सीधी क्या करे, सबसे लास्ट पेज पर आ जाए और 55वें नंबर से अपना पढ़ना शुरू कर दे। फॉर द रीजन अफोर स्टेटेड वी सेट असाइड द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 7/12/2021 पास्ड इन CWJC 2310 ऑफ 2020, है ना, जो कि रद्द हुआ था, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 56 नंबर पॉइंट आप सभी के जिंदगी के ऊपर, ये 56 नंबर जो है आप अगर जैसे ज्वाइन करते हैं, याद रखिएगा ये 56 नंबर पॉइंट जो होने वाला है आपकी ज़िंदगी का, क्या बोलते हैं, सबसे क्रूशियल नंबर होने वाला है। क्यों? द कंसिक्वेंस ऑफ द सेटिंग असाइड ऑफ सच ऑर्डर विल फॉलो द रिवाइवल ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द स्टेज वेयर इट वॉज स्टॉप्ड। ठीक है, जहां पर भी प्रोसेस ये खत्म हुआ था, यानी कि रिजल्ट आ चुका था, रैंक कार्ड आ चुका है, यानी कि डीवी होना है बस अब, यानी कि अब जो प्रोसेस है वो क्या है, डीवी है। उसके बाद जो भी तो आपका सेलेक्ट ज्वाइनिंग वाइनिंग जो भी होना है। ठीक है, तो यानी कि जो 56 नंबर पॉइंट है, इसने आप लोगों की ज़िंदगी को में क्या कर दिया, खुशहाली ला दी है। आप बता सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ये 56 इंच का वो सीना है जिसने विपक्ष का क्या वो कर दिया, जीना दूभर कर दिया है इस 56, और हम लोगों का, और जो 1767 अमीन है, उन लोगों के जीवन में खुशहाली ला दी है कि जहां पर ये प्रोसेस ख़त्म हुआ था वहीं से ये चीज़ शुरू होगा। यानी कि आप लोगों की वैकेंसी 1767 की वैकेंसी कंप्लीट होने जा रही है और जल्दी ही वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बोथ दिस अपील्स आर अलाउड, द इंटरलोक्टरी दिस दैट। ओके, तो ये एक विश्लेषण था, मतलब कि जितना मैंने इसको समझा है टोटली यही है, सार यही है इस पूरे जजमेंट का। ठीक है, और जितना इसमें कोर्ट केसेस का हवाला दे करके इस जजमेंट की कॉपी को बनाया गया है, इस केस को देखा गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाता है तो विपक्ष वहाँ भी हारेगा, ये निश्चित है। ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पर इसके क्या बोलते हैं आपको, एविडेंस लगाए गए हैं, इतने साक्ष्य हैं कि इसको सही साबित करने के कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस नहीं टिकेगा अगर वो लोग गए तो। वैसे तो ये जजमेंट का कॉपी देख करके हमको नहीं लगता कि वो लोग जाएंगे, बाकी उनका अधिकार है, संविधान उनको अधिकार देता है, चाहे वो जो करे।
ठीक है, तो यही था, यहीं तक ये वीडियो था। तब तक के लिए आगे मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। एंजॉय करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, तैयार रहिए, जोश से भरे रहिए। और हाँ, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।